किया, हमला किया। वहाँ के लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते थे, वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं था, लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। तब तक क्या किया, वहाँ के पुलिस ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। अब पुलिस ने भीड़ पे हमला किया तो भीड़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई। भीड़ गुस्सा आ गई कि हम जब कुछ कर नहीं रहे हैं तो तुम हमला क्यों किए। और पूरी भीड़ दौड़ा ली किसको, पुलिस को। तो पुलिस वाले ने क्या किया, सब पुलिस वाले पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए और खुद को जेल के अंदर जो है कैद कर लिया और खुद को जेल के अंदर बंद कर लिया। पुलिस वाले, ब्रिटिश पुलिस वाले खुद को जेल के अंदर बंद करके वहाँ से उनको चिढ़ा रहे हैं, आके दिखाओ, आके दिखाओ। अब भाई एक तो गांव वाले हैं, दिमाग ऐसे ही उनका खराब है, गर्मी में आंदोलन कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आया। तो क्या हुआ, गांव वाले क्या करेंगे, पुलिस को बाहर से बंद कर दिए। पुलिस वाले जेल के अंदर घुस के अपने आप को अंदर से बंद कर दिए, तो बाहर गांव वाले क्या किए, उसी जेल को बाहर से ही बंद कर दिए। तो जो है ब्रिटिश वाले सोचे क्या कर रहे, ये लोग क्या कर रहे हैं, हम तो खुद ही अपने आप को लॉक किए हैं, ये लोग डबल लॉक क्यों लगा रहे। अब ये पुलिस वालों को पता नहीं था। अब ये गांव वाले ऐसे ही फ्रस्ट्रेट थे, ऐसे ही खिजलाए हुए थे, इतनी गर्मी में आंदोलन कर रहे हैं। तो गांव वाले ने क्या किया, उनको बंद करके उसके बाद चारों तरफ मिट्टी का तेल छिड़क के खड़ा से खड़ा सीधा पुलिस स्टेशन ही जला दिया। उसके अंदर कितने सैनिक थे, कितने जवान थे, कितने पुलिसकर्मी थे जो सीधा जिंदा उसमें जल गए। क्यों, क्योंकि वो अपने आप को तो बंद कर दिया था अंदर से। अब वो अपने आप को खोल तो लिए हैं लेकिन बाहर से कैसे खुलेगा। तो वहाँ पे सीधा खड़ा पूरा पुलिस स्टेशन ही वहाँ के किसने, गांव वालों ने जला दिया, जिससे महात्मा गांधी के दिल में बहुत चोट पहुंची। महात्मा गांधी कहते बार बार समझा रहे थे तुम लोग हिंसा मत करो, लेकिन तुम लोग उतना ही हिंसा कर रहे हो, अब फिर आंदोलन ये नहीं होगा। उन्होंने असहयोग आंदोलन ही बंद कर दिया, उन्होंने असहयोग आंदोलन ही बंद कर दिया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सविनय अवज्ञा की ओर, मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, टूवर्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। तो कैसे अब लोग अगले मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ बढ़े। तो देखिए क्या हुआ था कि 1922 में जब वो सब कांड हो गया तो महात्मा गांधी बहुत आहत हुए। उनको लगा कि यार जो ये नागरिक लोग हैं ये सही मतलब नहीं समझ पा रहे आंदोलन का, ये सही मतलब नहीं समझ पा रहे सत्याग्रह का। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य, अगर आप सच्चे हो, अगर आप सत्य हो तो बस आपको आग्रह करना है, सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह है। लेकिन ये लोग क्या हैं, इसको हिंसक बना रहे हैं। तो उनको बहुत यहाँ बुरा लगा, उनको लगा कि यार पहले अभी लोगों को समझाना है। तभी क्या हुआ था, कांग्रेस को लगता था, तभी यहाँ पे कांग्रेस ने फिर से एंट्री ली और कांग्रेस ने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन से जाएंगे। देखिए देखिए महात्मा गांधी जी, आपने बोला था कि नहीं इलेक्शन छोड़ो, असहयोग पे आओ, ब्रिटिश भागेंगे, हम लोग असहयोग पे आए, देखिए क्या हाल हो गया, लोग हिंसा में, हम जान रहे थे हिंसा होगी, अब हम लोग क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है, तुम जैसा आप लोग कांग्रेस वाले समझे वैसा करो, क्योंकि यहाँ पे तो लोग सिटीजन समझ ही नहीं रहे कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर एक स्वराज पार्टी का गठन किया, एक स्वराज पार्टी का गठन कर दिया और कहा कि अब हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन स्वराज पार्टी का जब गठन हुआ तो जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों इसका सख्त खिलाफ थे। इन्होंने कहा कि ऐसे इलेक्शन में जीत के ब्रिटिश के यहाँ फिर से गुलामी करके उनके सिस्टम में जाके उनके तलवे चाट के उनको समझाना व्यर्थ है। जैसा महात्मा गांधी बोल रहे हैं आंदोलन के लिए, वही आंदोलन से ही हम भारत को आज़ाद करा सकते हैं। क्योंकि आप जब खुद एक बार सिस्टम में चले जाओगे तो ब्रिटिश आपको पैसे खिला के और इतना करप्ट कर देगी, इतना वो आपको खरीद लेगी, इतना भ्रष्टाचारी हो रहा है सिस्टम में कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इससे पूरी तरह क्या हो गए, अलग हो गए। उस समय क्या था, उस टाइम दो फैक्टर थे जिसने इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को और भी बेहतर किया। सबसे पहले क्या था कि वहाँ पे जो इकोनॉमिक थी भारत की बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही थी, क्योंकि खेती हो नहीं रही थी। खेती इसलिए नहीं होती कि कुछ लोग थे कि अपने हिसाब से खेती करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटेन वाले कर रहे थे नहीं मेरे हिसाब से खेती करो, तो खेती हो ही नहीं रही थी, खेती खराब हो जाती थी, तो किसान अपनी चीज़ें बेच नहीं पा रहे थे। तो एक तो यहाँ पे इकोनॉमिकल जो है लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। सेकंड चीज़ था कि टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक ग्रुप भेजा और एक मीटिंग करने को कहा कि हम क्या करेंगे, अब भारत के संविधान पे चर्चा करेंगे कि भारत को कैसे कैसे कानून दिए जाए। तो इसमें क्या हुआ, लोगों ने साइमन जब आया 1928 में, तो लोगों ने साइमन गो बैक का नारा लगाया कि साइमन तुम यहाँ से जाओ, और विरोध किया। वो विरोध इसलिए किया क्योंकि ये जो कम्युनिटी बनी थी 7 मेंबर की कि हम भारत के संविधान पे चर्चा करेंगे, इसमें भारत का कोई मेंबर ही नहीं था। मतलब समझ रहे हो कि अगर आप किसी के स्कूल का, जैसे आप कोई स्कूल ले लीजिए, उस स्कूल के में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अगर डिसीजन कोई दूसरे स्कूल के टीचर अपने ग्रुप बना के ले तो आपको कैसा लगेगा।
अरे भाई जब तुम उस स्कूल के हो तब तुम ना समझोगे तुम्हारे लिए क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, कम से कम एक दो टीचर तो उस स्कूल के लाओ। लेकिन नहीं, यहाँ संविधान बनाने के लिए, भारत का संविधान बनाने के लिए, भारत को अधिकार देने के लिए, भारतीयों को अधिकार देने के लिए ग्रुप बनाया गया, मीटिंग की गई, लेकिन उसमें कोई भी भारतीय मेंबर था ही नहीं। मतलब सब ब्रिटेन के लोग थे। तो मतलब जब तुम्हें अपनी ही चीज़ें करनी है तो तुम क्यों हमारे सामने ऐसा दिखावा कर रहे हो कि नहीं हम भारत वालों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और सोच रहे हैं। तो साइमन कमीशन का क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोज हुआ। लोगों ने कहा साइमन गो बैक और साइमन को भगाया जाए। तो फिर इसी में क्या हुआ था, अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का एक गोलमेज सम्मेलन तैयार करवाया गया लॉर्ड इरविन द्वारा, और कहा गया कि आपको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तो लोगों ने पूछा डोमिनियन स्टेटस है क्या, तो वहाँ के लॉर्ड इरविन ने कहा डोमिनियन स्टेटस मतलब कि जो रूल है भारत का रूल रेगुलेशन अधिकार सब आप बनाओगे, लेकिन ब्रिटिश के अंडर में। तो कुछ लोगों को लगा कि भाई चलो ठीक है कुछ चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस के नेता थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सीधे इसके विरोध में थे। उन्होंने कहा कि अगर हमें चाहिए तो पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए, हमें ये आधी अधूरी आज़ादी हम नहीं लेंगे, ये हम आधी अधूरी आज़ादी नहीं लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको क्या है, हम लोग 1929 में गोलमेज सम्मेलन कर रहे हैं, उस गोलमेज सम्मेलन में राउंड टेबल, गोलमेज सम्मेलन को बोला जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें आप आइए, हम लोग इसमें भारत के बारे में सोचेंगे, भारत के लोगों के बारे में सोचेंगे। तो सबने ठुकरा दिया, केवल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे जो पहले गोलमेज सम्मेलन में गए थे, बाकी कोई नहीं गया था। बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था कि लोग आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया था। उसके बाद क्या हुआ था, 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेसियों ने पूर्ण स्वराज की मांग की, और उन्होंने कहा कि अब से अगले साल से 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या करेंगे, स्वराज स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और इस दिन हर कोई क्या करेगा, अब से इस दिन 26 जनवरी को हर कोई वचन लेगा कि हम स्वराज के लिए अपनी पूरी मेहनत करेंगे, हम स्वराज के लिए अपनी जान तक दे देंगे। तो मतलब जो 26 जनवरी को आज इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है ना, तो उस समय पहले 1930 में 26 जनवरी को लोगों ने खुद को ही आज़ाद मान लिया और कहा कि अब 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या मनाएंगे, आज़ादी दिवस मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और इस दिन हम कसम खाएंगे, शपथ लेंगे कि हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे, अपने देश को पूर्ण स्वराज देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? सबको राहुल लिख रहे हैं सर महात्मा गांधी को जाना चाहिए था गोल में सम्मेलन। महात्मा गांधी जाते हैं, सेकंड गोल में सम्मेलन जो होता है उसमें महात्मा गांधी जाते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तीनों में, हाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, तीनों गोल में सम्मेलन में। अब देखिए क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब था कि सविनय मतलब था कि हम सब विनय के साथ, विनती के साथ आपकी अवज्ञा करेंगे। जैसे ब्रिटेन ने कानून बनाया है कि कोई भी नमक नहीं बनाएगा, हम क्या करेंगे, हम कोई भी हिंसा नहीं करेंगे, हम आपसे लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, ना आप पे गोली बंदूक तो बारूद कुछ नहीं चलाएंगे। हम क्या करेंगे, हाथ जोड़ के आपसे सविनय क्या करेंगे, सब लोग विनय करके बस आपकी अवज्ञा करेंगे। आप कर रहे हो नमक नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम लोग हाथ जोड़ के नमक बनाएंगे। ब्रिटिश करिए कि तुम लोग नमक नहीं बनाओगे, ये लोग हाथ जोड़ के हम लोग नमक बनाएंगे। मतलब कि सविनय अवज्ञा, कोई भी हिंसा नहीं, जो ब्रिटिश करेंगे हम उसका उल्टा करेंगे, लेकिन शांति से हाथ को जोड़ के। ठीक है, तो सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि सब देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी ने सबसे शक्तिशाली प्रतीक किसी को माना, तो नमक को माना। अब नमक को क्यों माना, तो देखो नमक पर क्या था, उस समय काफ़ी टैक्स लिया जाता था, और सेकंड चीज़ ये भी था कि नमक सब नहीं बना सकते थे, केवल ब्रिटिश के लोग ही बना सकते। मतलब समुंदर हमारा, जगह हमारा, हर चीज़ हमारा, जो नमक बना रहे हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, लेकिन तुमसे पूछ के बनाएंगे, तुमसे परमिशन लेके बनाएंगे। तो इसके खिलाफ थे महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी ने कहा कि सब लोग अब क्या करें, सब लोग अब नमक सत्याग्रह करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये 11 मांगे हैं जिसको हमें दीजिए। इसमें कुछ सामान्य मांगे थी, कुछ फार्मर के लिए थी, कुछ वर्कर के लिए थी, मतलब 11 मांगे उन्होंने मांगे। कहें ये मांगे दीजिए, वरना हम लोग क्या करेंगे, वरना हम लोग आंदोलन करेंगे, वरना हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। और गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ क्या करना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे।
और इन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को, जो सॉल्ट के टैक्स है उसको ख़त्म कर दिया जाए, कि क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह हर सबको यूज़ होती है, खाने में यूज़ होती है, तो इस पर आप टैक्स ना लें। तो महात्मा गांधी का ये मतलब पत्र नहीं था, एक तरह से समझ जाइए ये अल्टीमेटम था, चेतावनी था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई, 11 मार्च तक, तो हम लोग आंदोलन कर देंगे। तो इरविन को भी लगा कि क्या करेगा आंदोलन, तुम लोग क्या करेगा आंदोलन, जितना आंदोलन किया सब तो फेल हो गया है, क्या करेगा तुम लोग आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, इरविन झुका नहीं, तो महात्मा गांधी ने 78 लोगों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। और ये यात्रा साबरमती आश्रम, गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली जो ग्रुप थी वो 24 दिन तक हर रोज 10 मील का सफर किया, और गांधी जी जहाँ भी रुकते थे वहाँ उनको सुनने हजारों लोग तादाद में खड़े हो जाते थे। जैसे आज राहुल गांधी हैं, आज क्या कर रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो क्या वो हमेशा नहीं चलते रहते हैं, वो कुछ डिस्टेंस तक एक निर्धारित रहता है वहाँ तक चलते हैं, उसके बाद वो अपनी कुछ सभा करते हैं, स्पीचेस देते हैं, रात को सोते हैं, फिर सुबह चलते हैं। तो वही सेम चीज़ हो रहा था महात्मा गांधी में भी। महात्मा गांधी चलते थे, शाम में सभा करते थे और उसके बाद रात को सो के फिर सुबह चलते थे। और 6 अप्रैल को, 11 मार्च को उन्होंने चलना शुरू किया, और 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंची और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया और नमक कानून का उल्लंघन कर दिया, बहुत ही आराम से, मतलब सह विनय के साथ आपकी चीज़ों का अवज्ञा करेंगे, सविनय के साथ अवज्ञा करेंगे। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले अलग था। वो इसलिए अलग था क्योंकि इसमें क्या था, आपको किसी का बहिष्कार नहीं करना है, बस वो जो बोल रहे हैं आपको उनके चीज़ों का उल्टा काम करना, किसी का बहिष्कार नहीं करना। यहाँ पे हजारों लोगों ने फिर नमक कानून तोड़ना शुरू कर दिया, सरकारी नमक कारखाने के सामने प्रदर्शन किए जाने लगे, लेकिन इस बार प्रदर्शन थे वो थोड़ा अहिंसक ही हो रहे थे। आंदोलन फैला तो फिर से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। उसके बाद क्या हो गया, गांव में तैनात कर्मचारी जो थे, जो गवर्नमेंट कर्मचारी थे, वो तुरंत क्या किए, इस्तीफा देने लगे। सरकार कांग्रेसी नेताओं को फिर से क्या करने लगी, गिरफ्तार करने लगी। देखो ब्रिटिश के पास जब कुछ नहीं बचा, वो जान रहे हम महात्मा गांधी को अभी गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ एक जनसभा है, जन समूह है, हम उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि उनकी क्या गलती हो, तो बेचारे नॉर्मल अपना चल रहे हैं ना, कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत उनको छेड़ सकते हैं, पोक सकते हैं, ताकि वो अपनी रिएक्शन दे और हम उसके बदले में अपना डबल रिएक्शन दें। तो मेन ये सोच रहे थे कि चलो कांग्रेस के नेता को ही बार बार उठाते ताकि इनका कुछ तो प्रभाव कम पड़ेगा। तो सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफर खान को गिरफ्तार किया गया, तब गुस्साई भीड़ ने शस्त्र उठा लिया। देखिए, महात्मा गांधी के साथ उस समय उनके साथी थे अब्दुल गफर खान, तो अब्दुल गफर खान को गिरफ्तार कर ली पुलिस, क्योंकि उनको पता था ना कि कहाँ पे इन लोगों का सॉफ्ट पॉइंट है, वहीं टच करेंगे और ये लोग खलबला जाएंगे। तुरंत उन्होंने अब्दुल गफर खान को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करते ही फिर से वही हो गया, अहिंसक आंदोलन फैल गया, हिंसक आंदोलन फैल गया, फिर से लड़ाई झगड़े होने लगी, फिर से पुलिस चौकियों को तोड़ा जाने लगा, जलाया जाने लगा, रेलवे स्टेशन पर हमले शुरू हो गए, और इस बार जो है सड़कों पे गोलियां चलाई जाने लगी, और जो वहाँ पे लोग थे वो भी बिना भयभीत हुए भी लड़ने लगे, बिना भयभीत हुए भी लड़ने लगे। कहें कि अब हमें जीतना है, किसी भी हाल में क्या करना, जितना तुम मारोगे मार दो, अब हमें जीतना है। जैसे इंग्लैंड, याद करिए, यूरोप में हुआ था कि अगर अब हमें क्या करना है, लड़ना है, अब मरेंगे तो डेमोक्रेसी के अंडर में मरेंगे, अगर जिएंगे तो डेमोक्रेसी के अंडर में जिएंगे, वरना नहीं जिएंगे। वही सेम चीज़ हो गया, मरेंगे तो ठीक है क्योंकि अब हम जिएंगे तो आज़ाद स्वराज हिंद में जिएंगे, वरना नहीं जिएंगे। लड़ाई शुरू हुई। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया 5 मार्च 1931 को, क्योंकि महात्मा गांधी हिंसा के खिलाफ थे, और उन्होंने इरविन के साथ एक समझौता पर दस्तखत कर दिया। इस गांधी इरविन समझौता के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने अपने सहमति व्यक्त कर दी। उसके बाद क्या हुआ, इरविन आया, फिर इरविन से कहा कि ठीक है इरविन, हम क्या करेंगे, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे, लेकिन मेरी कुछ मांगे हैं, तुम्हें मेरी कुछ मांगों को पूरा करना पड़ेगा। तो इरविन ने कहा ठीक है, हम आपकी मांगों को पूरा कर देंगे। अब वो मांगे क्या थी, वो सब जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और आप लोग भी जो है अब थक रहे होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, मतलब लोगों ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आंदोलन लिया, तो लोगों ने कैसे आंदोलन लिया, तो इसकी चर्चा हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा नहीं है, उसके बाद आपका 2 टॉपिक और है, उसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर है वो भी पूरी तरह खत्म हो गया है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। तो एक बार सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो, आप लोग को समझ में आया।
जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप। सर महात्मा गांधी बार बार आंदोलन लेने से लोगों को डीमोटिवेट करते। देखो महात्मा गांधी हिंसा के सख्त खिलाफ थे ना, तो उनको तो आंदोलन वापस लेना ही था। वो और उनका आंदोलन वो ले रहे थे वापस, तभी लोग बच भी पा रहे थे, वरना वो आंदोलन नहीं लेंगे तो वो हिंसा धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो उनके आंदोलन लेने से फिर वो वापस वो कम हो जाती थी। तो महात्मा गांधी केवल अगर अपना सोचते हैं तो वो जाहिर सी बात है आंदोलन नहीं लेते वापस, लेकिन उनको और लोगों के बारे में भी सोचना था, तो इसलिए वापस बार बार ले रहे थे। ठीक है तो सबको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है। हाँ देखिए, अभी इरविन से जब सेकंड गोलमेज सम्मेलन जाते हैं ना, तो महात्मा गांधी ने कुछ मांगे थे, कुछ कि हमें ये चीज़ें दो तभी हम जाएंगे, कुछ शर्त रखे थे। वो शर्त क्या थे हम बाद में बताएंगे। उसी में आता है किस्सा भगत सिंह का, कि भगत सिंह को फांसी दे दी गई 1931 में, तो वो सब कैसे हुआ उसमें भी होता है। बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ लोग कहते हैं महात्मा गांधी की वजह से फांसी मिल गई, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं महात्मा गांधी ने कोशिश की। तो हम वो भी पूरी चीज़ बताएंगे कि क्या शर्त थे एंड ऑल। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को भी समझ में आ रहा है। वेरी गुड। थैंक यू टू यू Sambhavi, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप लोगों की, आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक, तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। डू वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड या जय हिंद।